गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए आज के लेक्चर को आरंभ करते हैं हम। सर क्या करवाने जा रहे हो आज? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करने जा रहे हैं बच्चों हम। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बताता है? ये बताता है बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं, हाउ बिजनेस डील इज मेड। कैसे बिजनेस डील के अंदर हम कानूनी दांव पेंच लेके आएंगे, कैसे हम बिजनेस डील को इंश्योर करेंगे कि वो हो। हम इंश्योर करेंगे कि बिजनेस डील जो हमने साइन की है वो पूरी हो, सामने वाला दगाबाजी ना कर जाए हमारे साथ, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सिखाता है। भारत के सबसे पुराने लॉ में से एक और सबसे रेलिवेंट है। आज भी आप कोई भी कोर्स करिए, सीए करिए, सीएस करिए, कोई भी कोर्स करिए, आप बीकॉम करिए, एलएलबी करिए, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना ही होगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत जरूरी है आपकी नॉलेज के लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, बढ़िया वाली नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हम सीखते क्या है? इसमें हम सीखते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर जिसे कानूनी लागू करवाया जा सके, सामने वाला तोड़ दे तो हम उसकी हड्डी पसली तुड़वाएं। किससे? पुलिस से, किससे? कोर्ट के जज से सर। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम बनाने सीखेंगे यहां पर हम। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने सीखेंगे हम जिसको हम कानूनी इन्फोर्स करवा पाएंगे, जिसको हम कानूनी लागू करवा पाएंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं सर? कैसे हम ऐसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे जिसको कानूनी लागू करवाया जा सकता है? इवन हम पर्सनल लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट भी सीखेंगे जिनको कानूनी लागू करवाया जा सकता है। चलिए देखते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैसे तैयार होता है। कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? सर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ से इन्फोर्स करवाया जा सके। ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानूनी इन्फोर्स करवाया जा सके, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे कानूनी लागू करवाया जा सके उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों जिसे कानूनी लागू नहीं करवाया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? उसे सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीख रहे हैं हम जिसको कानूनी लागू करवाया जा सके, जिसको हम इन्फोर्स करवा सके, सामने वाला दगाबाजी करे तो हम उसके दांत खट्टे कर सके, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखते हैं हम। आइए बच्चों, सबसे पहला इसेंशियल क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का? सबसे पहला इसेंशियल है बेटा एग्रीमेंट। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो इसेंशियल एलिमेंट नंबर 1 है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक पर्सन कोई भी बिजनेस ऑफर या फिर अन्य ऑफर लेकर आता है और दूसरा पर्सन उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है। वन पर्सन ब्रिंग ऑफर and other person accept the offer and then the promise or the agreement is made। तो एग्रीमेंट पहला एलिमेंट। और एग्रीमेंट कैसे बनता है? when offer is accepted then agreement is formed। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ऑफर का मतलब जब कोई पर्सन आपको प्रपोजल दे उसको हम ऑफर बोलते हैं। वो बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, वो शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी ने आपको ऑफर दिया और आपने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, फिर तो एग्रीमेंट बनेगा नहीं। किसी ने आपको ऑफर दिया, प्रपोजल दिया और आपने उसको रिजेक्ट मार दिया, फिर तो एग्रीमेंट बनेगा नहीं, फिर तो कोई सहमति बनी नहीं। सहमति कब बनेगी? जब आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लो तो फिर एग्रीमेंट का निर्माण होगा। अब ये एग्रीमेंट इन्फोर्स हो पाएगा लॉ के द्वारा या नहीं हो पाएगा, इस क्राइटेरिया पर, इस धार पर अगर हम चेक करेंगे एग्रीमेंट को, और अगर एग्रीमेंट इस धार पर, इस कसौटी पर खरा उतरता है और एग्रीमेंट को कानूनी इन्फोर्स करवाया जा पाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेकंड एलिमेंट क्या है। फर्स्ट एलिमेंट क्लियर है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है सर। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, और प्रॉमिस
या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, एक दूसरे को जो हमने वादे किए हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट था। सेकंड एलिमेंट पर आते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप चाहते हो कि वो इनफोर्सिएबल हो, तो जिन पार्टीज के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। सर कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? बिल्कुल बेटा, अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है तो उनके बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। पार्टीज कॉम्पिटेंट होगी तो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब मेजर होना चाहिए बंदा या माइनर? सर मेजर मेजर मेजर, यस। कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब बेटा कि पर्सन मेजर होना चाहिए। साउंड माइंड का हो या अनसाउंड माइंड का? सर कैसी बातें करते हो, साउंड माइंड का होना चाहिए। ये लो बेटा, साउंड माइंड का होना चाहिए बंदा। और क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड नहीं सर, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। नॉट disqualified by any other law और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ना किसी अन्य लॉ के तहत। चलिए जी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल होगा। इनफोर्सिएबल कब होगा? जब सिर्फ एग्रीमेंट बन गया और किसी के भी बीच में बन गया, दो माइनर के बीच में कोई बात की सहमति बन गई, दो माइनर ने बैठ के एक दूसरे को ऑफर एक्सेप्टेंस दे दी, बन गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लागू हो जाएगा? नहीं सर, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। एक 6 साल का छोरा एक 5 साल की छोरी को ऑफर मार रहा है शादी का और छोरी एक्सेप्ट कर गई, यहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस तो हुआ, एग्रीमेंट बन गया, बट क्या वो लागू हो सकता है? नहीं सर, माइनर है सर। माइनर के बीच में कैसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाया जा सकता है? माइनर एक दूसरे को शू नहीं कर सकते, ठीक है। माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर, बिल्कुल। तो याद रखिएगा बेटा, एग्रीमेंट होना काफी है? नहीं सर, एग्रीमेंट के साथ इनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। और इनफोर्सिबिलिटी कब आएगी? जब जिन पार्टीज ने एग्रीमेंट किया उनको अकल थी, जिनको अकल थी, सोचने समझने की क्षमता थी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाया जा सकता है। मान लीजिए मैं एक 34 साल का व्यक्ति दूसरे 25 साल के व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस डील साइन करता हूं, दोनों का दिमाग स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, दोनों सोचने समझने में कैपेबल हैं, दोनों ने बड़ा सोच समझ के उस डील को साइन किया है, उसको लागू करवाया जा सकता है। लेकिन मैंने अगर एक 10 साल के बच्चे के साथ डील की और उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, तो मेजर और माइनर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, ठीक है। दो माइनर के बीच में तो वैसे ही वॉइड होना है, इवन मेजर और माइनर के बीच में जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड होगा, राइट। तो इसलिए पार्टी जो है उनका कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, मेजर होनी चाहिए। मेजर का मतलब सर एज ऑफ मेजोरिटी हासिल कर लियो। एज ऑफ मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से कितनी है? 18 या 18 से ज्यादा। इफ अ पर्सन इज ऑफ 18 years और मोर years of age, then he is competent to contract। और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसे पूरा करना पड़ेगा, और उसके साथ जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो भी मेजर होना चाहिए, और उसे भी अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, ठीक है सर। मेजर, मेजर होना चाहिए दोनों पार्टीज को। बिजनेस डील कर रहे हो आप, दोनों पार्टीज का 18 या 18 प्लस होना आवश्यक है, ठीक है, तभी इसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है नॉर्मली। अच्छा एक बात सुनिए मेरी, कि आज आपका 18th बर्थडे है, क्या आज आप बिजनेस डील करने के लिए योग्य होंगे? बिल्कुल सर, सुबह सुबह केक काटा था 12 बजे, ठीक है, सुबह सुबह केक काटा था 12 AM पर, और उसी टाइम से हम 18 साल के हो गए, और उसी टाइम से हम अब कोई भी डील साइन कर सकते हैं। अब हम कॉम्पिटेंट हो गए, योग्य हो गए, वी आर नाउ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या ना हो? साउंड माइंड का मतलब सर ड्रंकर्ड ना हो। ड्रंकर्ड का मतलब सर बेवड़ा नहीं होना चाहिए, पी के पड़ा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, और उसके साइन करवा लिए, ठीक है, और ये बात साबित होगी कि जब साइन करवाए गए थे उस व्यक्ति के तब वो पी के पड़ा था। ये बात कोर्ट में साबित हो गई कि जिस टाइम हमने मिस्टर पी के साइन कराए उस टाइम मिस्टर पी के पड़ा था। तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को पी के खिलाफ इन्फोर्स करवाया जा सकता? नहीं सर, ये तो वॉइड है, ये वैलिड नहीं है ये बात, राइट, इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो इसलिए
पर्सन ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए ऑफ थिंकिंग एंड टेकिंग डिसीजन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया गया। किसी इंटॉक्सिकेंट के संपर्क में ना आया हो। इंटॉक्सिकेंट का मतलब क्या होता है बेटा? नशीला पदार्थ, कोई भी जहरीला पदार्थ। इनसेन नहीं होना चाहिए। इनसेन का मतलब पागल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लुनेटिक नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी चीज से वो ग्रस्त है, अगर वो लुनेटिक है, इनसेन है, इडियट है, मंदबुद्धि, ठीक है, पागल, तो उस केस में उसके साथ जो डील साइन की गई है वो कानूनी लागू नहीं होगी, वो बकवास थी, वो वैलिड नहीं थी। क्लियर है? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी क्या है कि पार्टीज के बीच में जो डील साइन हुई है, ठीक है, उन पार्टीज का साउंड माइंड का और मेजर होना आवश्यक है। डिस्क्वालिफाइड भी नहीं होने चाहिए। सर डिस्क्वालिफाइड कौन कौन लोग होते हैं बेटा? कन्विक्ट डिस्क्वालिफाइड होता है। सर कन्विक्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हो, जिसके ऊपर किसी ने केस कर दिया हो, नहीं, जिस पर केस साबित हो गया हो, जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी हो, जो जेल में पड़ा हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं है। कब? जब वो जेल में है, यानी कि जब तक वो कन्विक्ट है तब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता, तब तक वो कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता। पुराने वाले तो उसको पूरे करने पड़ेंगे, वो भी जो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बना सकता। तो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उस टाइम अगर आप कन्विक्ट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट गलत है, वॉइड है, वो लागू नहीं होगा। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया आप इंसॉल्वेंट थे। इंसॉल्वेंट का मतलब सर हमने पढ़ा हुआ है कि जो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है वो अयोग्य होता है। तो जिस टाइम आपके साथ डील की गई उस टाइम आप इंसॉल्वेंट हो चुके थे, तो अब नई डील नहीं हो सकती ना भाई। इंसॉल्वेंट हो चुके मतलब आप इनकॉम्पिटेंट हो चुके, अब आपके साथ कोई भी नई डील नहीं हो सकती। बना भी ली तो बकवास है, उसको कानूनी लागू नहीं करवाया जा सकता। ऐसे ही अगर कोई पर्सन एलियन एनिमी है, सर ये एलियन एनिमी क्या है? ये तो नई कंसेप्ट बताई आपने। अरे दुश्मन देश का नागरिक, सर ये दुश्मन देश क्या है? पाकिस्तान? नहीं बेटा, कोई भी ऐसा देश जिसके साथ वॉर डिक्लेयर हो रखा हो हमारा। सर किसके साथ वॉर डिक्लेयर हो रखा है? अभी किसी के साथ नहीं। अच्छा, जिस टाइम वॉर डिक्लेयर होता है उस टाइम जिस देश के साथ हमारा वॉर डिक्लेयर हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देती है कि ये देश के लोग एलियन एनिमी हो गए, इनके साथ कोई डील नहीं करेगा। और अगर उस टाइम हमने उस देश के लोगों के साथ डील की तो वो बकवास है, उसे भारत सरकार लागू नहीं होने देगी, उसे इन्फोर्स नहीं कराएगी। और वो अगर विदेशी नागरिक हमारे पैसे खा गया तो खा गया, सरकार कहेगी क्यों दिए थे, मैंने मना किया था ना, मत करो उसके साथ डील, क्यों दिए थे? अच्छा ठीक है सर, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम एलियन एनिमी के साथ डील नहीं करेंगे। यानी कि जिस देश के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है और सरकार ने जिस देश के नागरिकों को एलियन एनिमी घोषित कर दिया, उनके साथ हम कोई डील साइन नहीं करेंगे, क्योंकि उस डील को फिर इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकेगा। सर कल को वो धोखाधड़ी कर गया तो एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। फॉरेन एम्बेसडर नहीं होना चाहिए, फॉरेन सॉवरेन नहीं होना चाहिए, विदेशी राजदूत ये कैपेबल नहीं होते। ये विदेशी राजदूत है, ज्यादा चौधरी नापाक के, भारत में आकर डील डाल ना करे साइन, हाँ समझ गए ना, भारत में आकर डील साइन ना करे। अगर इनके साथ डील करोगे और कल को ये धोखा देगे तुम्हें, तो भाई ये विदेशी सरकार का राजदूत है, मार थोड़ी देंगे उसे, उसको सजा नहीं सुना सकते, उस पर केस नहीं कर सकते, विदेशी सरकार के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए फॉरेन सॉवरेन के साथ आप डील नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल दे दे तो कर सकते हो। तो यानी कि फॉरेन सॉवरेन के साथ नॉर्मली डील क्या होगी? वॉइड। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके फिर डील की है तो फिर वो वैलिड होगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी क्यों? चलिए जी, तो फॉरेन सॉवरेन नहीं होना चाहिए, एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए, इनसेन, लुनेटिक, इडियट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या किसी इंटॉक्सिकेंट के संपर्क में आया हुआ नहीं होना चाहिए, डेलीरियम से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। डेलीरियम का मतलब क्या होता है सर? डेलीरियम का मतलब होता है बेटा जब बुखार बहुत तेज चढ़ जाती है ना, दिमाग में चढ़ जाती है, जब दिमाग का बैलेंस बिगाड़ देती है, उस टाइम अगर आपके साथ कोई डील कर ले तो फिर आप लायबल नहीं होगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था आपने किस पे साइन की। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ना कोमा में पड़ा था
और उससे कोई परिचित मिलने आया, पड़ोसी, ठीक है, और पड़ोसी ने क्या किया, मौका देखा, चौका मारा और उसके अंगूठे लगवा लिए किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, और ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। अब ये बात जब कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और कोर्ट में साबित हो गई, तो क्या पड़ोसी उस डील के लिए उस कोमा में पड़े व्यक्ति को शू कर सकता है कि इसने अंगूठा लगाया था? जी अरे जिस टाइम अंगूठा लगाया उसको पता ही नहीं अंगूठा कहां लगा दिया। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अगर आपने जिसके साथ डील की है वो इनकॉम्पिटेंट था, सोचने समझने में योग्य नहीं था जिस टाइम उसने डील साइन की, तो वो डील बकवास है, उसे लागू नहीं करवाया जा सकता। कागज के टुकड़े रद्दी के फेंक दो, कोई काम का नहीं है वो डील, डॉक्यूमेंट। तो डेलीरियम से ग्रस्त भी नहीं होना चाहिए, मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बेवड़ा नहीं होना चाहिए जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस टाइम, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट, तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अगले एसेंशियल एलिमेंट पर पहुंचते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अगला एसेंशियल एलिमेंट है कि जो ऑफर एक्सेप्टेंस कॉम्पिटेंट पार्टीज ने किया है, यानी कि एग्रीमेंट जो कॉम्पिटेंट पार्टीज ने किया है वो कंसेंट से किया है, फ्री कंसेंट से किया है। सर कंसेंट का मतलब क्या है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट का मतलब कि वे एग्री हुए ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस, दे एग्रीड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, उसको बोलते हैं बेटा कंसेंट। तो कंसेंट होनी बहुत जरूरी है, यानी कि उनको सेम थिंग पर एग्री होना है और वो भी सेम सेंस में। और बेटा वो कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट। सर कंसेंट का मतलब समझाओ। इसका मतलब है बेटा एग्री हो दोनों पार्टी ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, एग्री करे दोनों पार्टी ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस, तब कहेंगे कि कंसेंट थी। सर एग्जाम्पल दो, ऐसे बात समझ में आती है क्या? बस बोल दिया आपने एग्री होना चाहिए सेम थिंग पर सेम सेंस में। एग्जाम्पल लो बेटा, ए ने बी के साथ डील की कि ए अपनी कार बेचेगा, सेल हिज कार टू बी फॉर ₹4 लाख। ए ने बी को ऑफर दिया, मैं अपनी कार आपको 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। बी ने कहा भले भले डन। बी ने कहा डन, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, एग्रीमेंट बन गया। ए और बी दोनों मेजर है, साउंड माइंड के हैं, डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है। अच्छा दोनों की कंसेंट भी आपको लग रहा है कि आ गई। अब मैं कह रहा हूं नहीं आई। सर कैसे? देखो जरा ध्यान से, पहले मैं एक बात और ऐड करता हूं, मतलब थोड़ी गड़बड़ कर रहा था, मैं बात और ऐड करता हूं। ए के पास 2 कार थी, एक के पास एक कार थी हुंडई की, और एक के पास एक और कार थी मारुति की। ए ने ऑफर दिया एक्चुअली मारुति 800 के लिए, और बी को लगा ऑफर आया है हुंडई वर्ना के लिए। ऐसे कैसे हो गया सर? ऐसे ऐसे हो गया ना। अब ए सारा दिन हुंडई वर्ना में घूमता है और बी ने ए को हमेशा ही, बी हैज ऑलवेज सीन मिस्टर ए इन वर्ना ओनली। मिस्टर बी ने हमेशा ए को वर्ना में घूमते हुए देखा, कभी देखा ही नहीं। ए के पास मारुति 800 है भी क्या, घर में पड़ी थी वो। अब ए ने कहा मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, बी ने सोचा हुंडई कार की बात कर रहा, बड़ी सोनी कार है। ए सोच रहा अच्छा कबाड़ निपटा मारुति 800 वाला, ठीक है। अब एक्चुअल में यहां पर दोनों पार्टी क्या सेम थिंग पर एग्री हुई? नहीं सर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लागू हो सकता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं सर। यहां पे ना अनसर्टेनिटी है, टर्म और कंडीशन क्लियर नहीं है। इन्होंने अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, इनको कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं आता, इन्होंने साफ साफ बात नहीं की, इन्होंने बात में गड़बड़ कर दी, इनकी बात जो है वो जमी नहीं, इनकी जो कंसेंट है वो बनी नहीं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराया नहीं जा सकता। जज के सामने जाएगी ना ये फाइल, जज फेंक के मारेगा, कहेगा पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखो फिर लागू करवाने आना। कंसेंट यानी कि एग्री होना चाहिए दोनों पार्टी को सेम थिंग सेम सेंस में, इसलिए दोनों बातें खुल के करें, समझे? इसको बोलते हैं कंसेंसिज एड आइडम
सर ये बीच बीच में ऐसे शब्द क्यों आ जाते हैं? अरे भाई क्यों तुम हिंदी में संस्कृत लाते हो तो इंग्लिश वाले लैटिन भाषा क्यों नहीं ला सकते? वे फॉरेन वर्ड क्यों नहीं ला सकते? लाएंगे। सर एक ऐसा इप्सो फैक्टो भी होता है, उसका मतलब बताओ। इप्सो फैक्टो का मतलब ये तो फैक्ट ही है, साबित करने की जरूरत ही नहीं, बाय द फैक्ट इटसेल्फ। एक बच्चा प्राइमा फेसी होता है, उसका मतलब पहली नजर में तो सही लग रहा है सर, तो फर्स्ट साइट पर जो एविडेंस हमें सही लग रहा है उसको प्राइमा फेसी एविडेंस बोलते हैं। कंसेंसी जेड आइडम का मतलब समझ गए? एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। तो कंसेंट होना मैंडेटरी है, सेम थिंग सेम सेंस में एग्री होंगे तो ही सहमति वास्तव में सहमति है और तभी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखें कि आप क्लैरिटी से सारी बातें बोलें। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है बेटा नॉट कोज्ड बाय, नॉट कोज्ड बाय, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए हासिल कंसेंट। कैसे सर? मैंने कहा ओ बी मुझे अपनी कार दे दे, बी ने कहा 20 लाख रुपए लूंगा, मैंने कहा 2 लाख रुपए में दे दे, बी ने कहा नहीं 2 लाख में नहीं 20 लाख में दूंगा। मैंने उसको उठाया, किसको? जो मेरे हाथ में आइटम था, और देख मारा खिंचा के, लहू लुहान कर दिया उसको। मैंने कहा जान से मार दूं, फिर दे रहा है नहीं दे रहा 2 लाख रुपए में? उसने साइन करके रिटर्न में मुझे दिया कि मैं अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के अंकुर सर के नाम पे 2 लाख रुपए में मेरी गाड़ी कर रहा हूं। जबकि सच्चाई तो ये है कि वो दबाव में ये सब कर रहा था। ठीक है, अब उसने वो कार दे दी मुझे और मैंने उसे 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट्स के थ्रू दे दिए। ठीक है बेटा, मैं डॉन। वो कई दिन तक डरा। एक दिन उसकी बीवी ने कोर्ट में आके केस कर दिया, बोले जी ऐसे ऐसे अंकुर सर ने ऐसे ऐसे हमारे आदमी की कार ले ली, मेरे हस्बैंड को ऐसे डराया धमकाया। बोली मैं नहीं डरती उस अंकुर सर से, ठीक है, और निकाल देगा गोली मेरे अंदर से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में केस हो गया, कोर्ट में सारी बातें साबित हो गई। ठीक है, कि भी मैंने उसकी कार हड़पी है, मैंने उसकी कार उसकी कंसेंट से, फ्री कंसेंट से नहीं ली, मैंने उसकी कार हड़पी है उससे। ठीक है, तो अगर ये बात साबित हो जाती है कोर्ट में कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, दोनों पार्टी की सहमति दिख रही है, बट एक्चुअल में दोनों पार्टी की सहमति फ्री नहीं है। एक पर्सन की सहमति हासिल की गई है किससे? बाय कोर्शन। क्या बोलेंगे इस कंसेप्ट को? कोर्शन। अगर हमने एक पार्टी की कंसेंट कोर्शन यानी कि डरा धमका के, कोई भी दंडनीय एक्टिविटी करके या करने की धमकी देकर, या तो हमने कुछ ऐसा कर दिया जो कि भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पीनल कोड में दंडनीय अपराध है, या ऐसा करने की धमकी दी, उससे अगर हमने सहमति हासिल की तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं लागू नहीं करवा सकता। सामने वाला बंदा चाहे तो उसको लागू करवाए, चाहे तो वो उसे तुड़वा भी सकता है, वो उसको अवॉइड भी कर सकता है, वो उसको साइड में रखवा सकता है और कह सकता है कि मुझे मेरी कार वापस दो, उसको मुझे कार वापस देनी पड़ेगी और वो मुझे 2 लाख रुपए वापस देगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन से किए जाते हैं वो वैलिड नहीं होते, वो इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते। और अगर सामने वाला मेरे खिलाफ कोर्ट में चला गया तो अगर वो डील हम पूरी कर चुके थे तो भी वो वापस हो जाएगी। वापस का मतलब जिसने जिसको जो दिया था वो वापस हो जाएगा। यथास्थिति जो पहले थी स्थिति कॉन्ट्रैक्ट से वो बना दी जाएगी। ठीक है, तो नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने कहा मैं तेरा गुरु हूं, गुरु बाबा, मेरे वजह से तेरे घर में शांति है। ठीक है, जे अगर तूने अपनी प्लॉट 3 मेरे नाम नहीं करे 3 लाख रुपए में तो सारी शांति भंग भंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इमोशनली अगर आप किसी को ब्लैकमेल कर लो, अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल करो, ड्यू या अनड्यू, अनड्यू सर, तो फिर सामने वाले की कंसेंट फ्री नहीं कही जाएगी और सामने वाला बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकता है और हम कोर्ट में उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इवन कोर्ट हमें सजा देगी। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लागू तो होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वादा था वो पूरा होगा ही नहीं, पूरा हो भी गया था तो वो वापस हो जाएगा। ऊपर से जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया उसके ऊपर केस हो सकता है, कोर्शन जिसने किया उसके ऊपर केस हो सकता है। फ्रॉड से किसी कंसेंट हासिल करना,
मिस रिप्रेजेंटेशन से किसी की कंसेंट हासिल करना, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम दोनों पार्टी से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें मानी गई है जहां से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉल्टी हो जाता है, वो सही नहीं है। तो अगर हमने सामने वाले की कंसेंट हासिल की है डरा धमका के, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि इमोशनली हमने ब्लैकमेल करके, मेंटली उसको टॉर्चर करके की है, ये कौन कर सकता है, ये वही कर सकते हैं जो नियर रिलेशन में हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड से यानी कि झूठ बोल के, और झूठ बोलते टाइम मुझे पता था मैं झूठ बोल रहा हूं, उसको फ्रॉड बोलते हैं। झूठ बोला, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने सामने वाले को मिसगाइड तो कर दिया, बट मैं खुद ही मिसगाइडेड था, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और जब दोनों ही पार्टी किसी मिस्टेक में हो, दोनों ही पार्टी किसी मिस्टेक में हो, उसको बायलैटरल मिस्टेक बोलते हैं। इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं वो वैलिड नहीं होते, उनको लागू नहीं करवाया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है कंसेंट होनी चाहिए, और फ्री कंसेंट, एग्री करे दोनों पार्टी ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और कंसेंट जो है वो कोर्शन से नहीं आनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं आनी चाहिए, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो अभी अभी हमने कार वाला एग्जांपल किया था ना, उसमें दोनों पार्टी गलत फहमी में थी, और इसको बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। दोनों पार्टी जब किसी गलत फहमी में हो, दोनों पार्टी को किसी सच का पता ना हो, दोनों पार्टी सेम थिंग सेम सेंस में एग्री ना हो, उसको बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलते हैं। और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता किसी भी हाल में, दोनों में से कोई भी लागू नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, दोनों ही मिस्टेक में थे। राइट, हाँ जी सर। इसका एक और एक एग्जांपल दो सर, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। मैंने कहा मैं मेरा चेतन घोड़ा तेरे नाम करता हूं बी, जा ऐश कर, सिर्फ 20 लाख रुपए में। मैंने अपना घोड़ा 20 लाख रुपए में बेचने का वादा किया बी को। बी ने देखा रेट तो ठीक है, वैसे तो उस घोड़े की कीमत 22 लाख है, चलो 20 लाख में मिल रहा है। बी ने कहा डन, हमने एग्रीमेंट पे साइन कर ली, फटाफट दोनों ने साइन किए। ठीक है, कि भी मैं घोड़ा बेचना चाह रहा हूं, मैं घोड़ा खरीदना चाह रहा हूं इस रेट में, ये हम दोनों बीच में सहमति बन गई। फटाफट एग्रीमेंट पे साइन करवाए, वकील को बुलाकर, सीए को बुलाकर, सीएस को बुलाकर, डन। लेकिन जिस टाइम डील की उससे 2 घंटे पहले घोड़ा मर चुका था, और ये बात ना मुझे पता थी सेलर को ना बायर को, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाया जा सकता है क्या? नहीं सर, दोनों पार्टीज को एक बहुत बड़े सच्चाई का पता नहीं था कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और दोनों में से किसी को पता नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है सर, इसे कैसे लागू करवाया जा सकता है? बायर कैसे सेलर पर केस करेगा कि वो घोड़ा उसे दे, वो है ही नहीं। और सेलर ने जिस टाइम डील की बायर के साथ, उस टाइम वो घोड़ा था ही नहीं। और सेलर ने अगर बायर से कुछ एडवांस लिया था, तो सेलर ने कुछ एडवांस लिया था तो वापस लौटा देगा वो बायर को, बाकी डील नहीं हो सकती। और ना ही सेलर के ऊपर कोई केस हो सकता कि उसने घोड़ा क्यों नहीं दिया, क्योंकि सेलर को खुद को भी तो पता नहीं था कि वो घोड़ा जिंदा नहीं है। बट बातें ये कोर्ट में साबित होनी चाहिए सारी। चलिए जी, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके भी अंदर जो पार्टीज है उनके बीच में एक लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। लॉफुल तो आपको पता ही बेटा, हाँ जी सर, कानूनी। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लॉफुल कंसीडरेशन इज मस्ट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट कहेगी कि अच्छी डील वो होती है जहां पर दोनों पार्टीज को फायदा हो, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा हो, ज्यादा कम उसकी बात नहीं है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा हो, उसको डील बोलते हैं। हो सकता है ज्यादा मिला, हो सकता है कम मिला, वो दोनों पार्टीज के बीच की सहमति है, वो उन्होंने आपस में डील डिसाइड की है। लेकिन दोनों पार्टी को कुछ मिलता हो तब तो उस डील को लागू करवाया जा सकता है, वरना नहीं करवाया जा सकता। कैसे? मान लीजिए एक स्कूल है, उसने एक टीचर अपॉइंट किया, स्कूल ने जो टीचर अपॉइंट किया वो टीचर फ्री में सर्विस देगा, कोई भी कंसीडरेशन नहीं लेगा फॉर 1 ईयर, और उसने वादा किया वो 1 साल तक स्कूल में अकाउंट्स टीच करेगा फॉर +1 एंड +2, और वो स्कूल से कुछ भी नहीं लेगा, राइट, और 1 साल पढ़ाएगा, ऐसा उसने वादा किया।
जुमा जुमा उसने 10 दिन पढ़ाया होगा, उसके बाद बोला जी मेरा तो सिर दर्द है, उसके बाद बोला जी मेरे तो घर में फलाना हो गया, मेरे घर में तो ये हो गया, मैं तो आज बीमार हूं, आज ये है, आज ये है, आज ये है, आ नहीं रहा। स्कूल वाले बड़े परेशान, बोले कैसा टीचर है ये, पंक्चुअल नहीं है, रेगुलर नहीं है। स्कूल वालों ने कहा भाई हम तेरे पर केस कर देंगे। टीचर ने कहा कर लो। स्कूल वालों ने जज से कहा माय लॉर्ड, इसने वादा किया था 1 साल पढ़ाएगा, ये पढ़ाता कम है, छुट्टियां ज्यादा मारता है, 1 दिन पढ़ाता है 3 दिन छुट्टी मारता है। माय लॉर्ड इसको सजा दीजिए, इसको सबक सिखाइए, इसके ऊपर पनिशमेंट दीजिए और इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाइए, इस टीचर को कहिए कि पढ़ाए। कोर्ट यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम टीचर को बदले में क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं। तो ये विदाउट कंसीडरेशन है, तो ये वॉइड हो जाएगा। अच्छा सर, ये फ्री सर्विस का नहीं होता, और ये होता कि हम उसको साल के 5 लाख रुपए देंगे और वो हमारे यहां 6 घंटे पढ़ाया करेगा डेली, ऐसा हमारे बीच में डील हो जाती। तो फिर सर अगर वो नहीं पढ़ाता और हमने एडवांस में उसे रुपए दे दिए थे, तो क्या हम रुपए रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल, और इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू भी करवाया जा सकता है। आपने उसको 5 लाख रुपए दिए हुए हैं एडवांस में, अब वो पढ़ा नहीं रहा, तो आप कोर्ट में बिल्कुल उसके खिलाफ जा सकते हो। ये वैलिड डील है। वैलिड डील कब हुई? जब हमने उसको कंसीडरेशन दिया, समथिंग इन रिटर्न, उसकी सेवाओं के बदले में कुछ देना, दैट इज कंसीडरेशन। तो डील वैलिड तभी होगी जब दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिले। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए कह रहा है मैं अपनी बुक आपको बेच दूंगा फॉर ₹500, बी ने एग्री किया कि मैं 500 रुपए दूंगा। अब ए को क्या कंसीडरेशन मिल रहा है? ए को अपने वादा, ए का वादा क्या है कि ये बुक देगा बी को, ए विल गिव बुक टू द बी, ये ए का प्रॉमिस है। ए का वादा क्या है इस डील में? ए का वादा है, ए का त्याग है, बुक छोड़ रहा है वो अपनी। लेकिन क्या ए को कंसीडरेशन मिल रहा है कुछ इस डील से? हाँ जी सर, ए को 500 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। बी का वादा क्या है? बी का वादा है कि बी 500 रुपए देगा। क्या बी को कुछ मिल रहा है इस डील से? हाँ जी सर, बी को कंसीडरेशन ये मिल रहा है सर कि बी को बुक मिल रही है। तो क्या ये एक वैलिड डील है? बिल्कुल वैलिड डील है, जब दोनों पार्टीज मेजर हो, साउंड माइंड की हो, डिसक्वालिफाइड ना हो, फ्री कंसेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो डील अब पूरी करनी पड़ेगी। अगर इन्होंने ऐसा वायदा किया कि ए बी को बुक देगा और बी 500 रुपए देगा और कल को ए बुक नहीं देता, तो बी ए पर केस कर सकता है, ए को डैमेजेस देनी पड़ेगी बी को, या बुक देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये एक वैलिड डील है। कल को अगर ए इस डील को तोड़ दे और बुक सप्लाई करने से मना कर दे, तो बी ए पर केस कर सकता है और कोर्ट ए को आदेश देगी कि बुक दे, साथ में डैमेज दे, उसके जो कोर्ट के केस से खर्चे लगे वो भी दे। ऐसे ही अगर बी अपने वादे को तोड़ दे, ए ने तो बी के पास बुक भिजवा दी, बी पैसे नहीं दे रहा, तो क्या एक वैलिड डील है? तो ए बी के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। हाँ जी सर, जो वादा था वो निभाए, और क्योंकि बी ने पैसे नहीं दिए इसलिए ए कोर्ट में जा सकता है और बी को पैसे देने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट एंड लीगल एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल वैलिड डील के लिए दोनों पार्टीज के बीच में जो डील हो रही है वो विद कंसीडरेशन होनी चाहिए। विद कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, अपने वादे के बदले में कुछ हमें जरूर मिले। न्यूडम पैक्टम, ये एक बहुत ही फेमस लाइन है। न्यूडम पैक्टम का मतलब होता है बेटा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बनाए नहीं जा सकते। विदाउट कंसीडरेशन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसीडरेशन होना आवश्यक है नॉर्मली। सर ये नॉर्मली क्यों बोला आपने? गड़बड़ कर रहे हो कुछ? हाँ, मैं नॉर्मली इसलिए बोल रहा हूं कि एक्सेप्शंस आर देयर, यानी कि कुछ केसेज में विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट वो कुछ से ही केस है। जैसे एक मदर अगर अपने बच्चे को अपनी जायदाद दे और बच्चे से बदले में कुछ ना मांगे, और मदर ने एक रजिस्टर्ड विल से, रजिस्टर्ड रिटर्न और रजिस्टर्ड विल से अपने बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी नेचुरल लव और अफेक्शन से, तो वो डील वैलिड होगी चाहे मां को अपने बच्चे से बदले में कुछ ना मिले। ठीक है। तो कुछ डील गिफ्ट्स हो गए जैसे, या फिर पेरेंट्स से जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है वो विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड है। और कल को अगर मां ने अपने 3 बेटों में से एक के नाम सारी प्रॉपर्टी की, तो एक बेटा कोर्ट में जाकर इस डील को लागू करवा
सकता है। अच्छा सर, लेकिन 99.999999% केसेज में नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए कंसिडरेशन एक बहुत ही इंसेंशियल एलिमेंट है। उसके बाद सर अगला एलिमेंट बताइए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगला एलिमेंट है बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल पर्पज। जिस पर्पज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। सर क्या हो जाएगा अगर गैर कानूनी पर्पज के लिए डील कर ली? तो देखते हैं अभी। ये है डोगरा, ये है मोगरा। डोगरा मोगरा से डील करता है जारे, खत्म कर डाल। किसको खत्म कर डालें सर? कहता जा खत्म कर डाल अरुण सर को। बहुत ज्यादा मैथ पढ़ाने लग गया आजकल, वो बच्चों को परेशान करता है। तो डोगरा ने सुपारी दी कि जा अरुण को मार डाल, ठीक है, और बदले में मैं तुझे दूंगा 25 करोड़ रुपए। वाह जी वाह। अब क्या होता है कि डोगरा जो है वो मोगरा को सुपारी दे देता है और मोगरा जाके अरुण सर को उड़ा देता है। उसके बाद मोगरा कहता है डोगरा को पैसे दो, तो डोगरा क्या करता है 5 करोड़ रुपए दे देता है, कहता है बाकी बाद में दूंगा। मोगरा कहता है बाकी 20 करोड़ और दो, कहता दूंगा, कहता रहा, देता भी नहीं, मना भी नहीं किया, देता भी नहीं। मोगरा एक दिन परेशान हो गया, बोला डोगरा मेरे 20 करोड़ दे दे, मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है, ठीक है, मेरे पीछे पुलिस दौड़ रही है और मैंने तेरे कहने पे ये सब किया, मुझे मेरे 20 करोड़ और दे। डोगरा ने कहा नहीं देता। क्या मोगरा कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवा पाएगा? क्या कहेगा माय लॉर्ड अन्याय हो रहा है, मैंने इसके कहने पर एक व्यक्ति को मारा और मुझे 25 करोड़ मिलने थे और मुझे 25 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ ही मिले, 20 करोड़ नहीं मिले। जज साहब मुझे डोगरा से 20 करोड़ दिलवाइए, मैंने एक व्यक्ति को मारा है इसके बदले में। जज दिलवाएगा ये सब? नहीं, गिरफ्तार कर लेगा डोगरे को भी और मोगरे को भी। और ये डील वैलिड थी या इलीगल थी? सर ये इलीगल थी, गैर कानूनी थी, ऐसी डील नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्पज के लिए कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट उसका क्या नहीं होना चाहिए? नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का मतलब प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए जिस पर्पज के लिए आप डील कर रहे हो। नॉट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट ना करे। कई बार कोई बात लॉ में साफ साफ लिखी नहीं होती कि ये गलत है, बट पता चल जाता है, इंप्लाइड हो जाता है गलत है। जैसे कि हिंदू लॉ में लिखा हुआ है कि आप बच्चा गोद ले सकते हैं, ये नहीं लिखा हुआ कि पैसे दे के ले सकते हैं फ्री में। बट सदियों से रिवाज चली आई है कि फ्री में ही बच्चा लिया जाता है, कोई कंसिडरेशन नहीं देते हम। बच्चा गोद लेने वाला जो दंपति है या कपल है वो कभी भी कुछ पे नहीं करता है, ठीक है, किसे? जिससे उसने गोद लिया है, एक्चुअल पेरेंट्स को कुछ पे नहीं करता। अब कुछ लिखा नहीं हुआ कि उसे कुछ दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कि एक इंडिया के कपल ने दूसरे कपल से बच्चा गोद लिया और गोद लेने के बदले में 10 करोड़ रुपए दिए। क्या ये बच्चा बेचना नहीं हो गया? क्या ये बच्चों की तस्करी नहीं होगी? क्या ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो गया? हो गया सर। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी आप साइन नहीं कर सकते। सर हमें पता कैसे चलेगा कि क्या भारत में प्रतिबंधित है? इंडियन पिनल कोड पढ़िए और लॉ पढ़िए, ठीक है। सर हमें पता क्या चलेगा कि किससे लॉ के प्रोविजन डिफीट हो रहे हैं? आप जितना लॉ पढ़ेंगे उतने ही आपकी लीगल नॉलेज साउंड होगी, बिना पढ़े तो होगी नहीं। तो जैसे जैसे लॉ पढ़ते जाओगे अपने आप ही कानून की किताबें पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। जज बताएगा वैसे तो कि क्या गलत है, और आपको कोई भी गलत डील साइन नहीं करनी, क्योंकि वो लागू नहीं होगी, उल्टा सजा और मिलेगी। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो इमोरल है। सर इमोरल का मतलब किसी प्रोस्टिट्यूट को, किसी वेश्या को अपना घर किराए पे नहीं देना, ये जानते हुए कि वो प्रोस्टिट्यूट और कोठा बना देगी। अगर आप घर किराए पे देते हो तो वो डील वॉइड है, इलीगल है, और आपको किराया तो मिलेगा ही नहीं उस वेश्या से, बल्कि आप और वो वेश्या दोनों गिरफ्तार कर लिए जाओगे, ठीक है। किसी की शादी तोड़वाना ये गलत है, ठीक है। आपने कोई भी काम करना है वो इंजरी कॉज ना करे, नॉट कॉज इंजरी टू एनी पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, नॉट कॉज इंजरी टू एनी पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। और फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आप
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। ये पांचवा इसेंशियल एलिमेंट था। तो एग्रीमेंट होना चाहिए और कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में, और फ्री कंसेंट से, जोर जबरदस्ती से नहीं, ठीक है। और लॉफुल कंसीडरेशन, दोनों को कुछ ना कुछ मिले तो लागू करवाया जा सकता है उस डील को। और उसका पर्पज इलीगल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। और लास्ट एलिमेंट जो सेक्शन 10 के हिसाब से है वो है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। जो डील दोनों पार्टी साइन कर रहे हैं उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर ना कर रखा हो। अच्छा, इसका मतलब सर कुछ डील ऐसी है जिसे खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना कर रखा है कि नहीं करना। हाँ, कुछ डील ऐसी है जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वेरियस सेक्शन में मना किया हुआ है कि ये डील नहीं करनी, और अगर उस डील को किया गया तो वो डील कोई काम की नहीं है, उसे लागू नहीं करवाया जा सकता, वो बकवास है। अलबत्ता वो इलीगल भी हो सकती है, तुम्हें सजा भी मिल सकती है वो डील करने की। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था मर्डर, ये वॉइड भी है और इलीगल भी है। ये डील बकवास है, ऊपर से आपने कानून तोड़ा है, सजा भी मिलेगी। लागू तो होगी नहीं ये डील, किसी का मर्डर करने की डील को कोर्ट कभी लागू नहीं करवाएगी, ऊपर से सजा भी देगी। ऐसे ही होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। किसी को व्यापार करने से रोकना, किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना, किसी को ब्याह करने से रोकना। अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया, लीगल प्रोसीडिंग किया, मैरिज किया, तो यह संविधान का उल्लंघन है। आप किसी को व्यापार करने से नहीं रोक सकते, किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, और किसी को भी कानूनी कार्रवाई करने से रोक नहीं सकते। अगर आपने किसी एग्रीमेंट पे दस्तखत करवा लिए सामने वाले व्यक्ति के, तो शादी नहीं करेगा, और उसने शादी कर ली तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपने जो ये कागज बनाया था ये बेकार है, बकवास है, वॉइड है, वैलिड नहीं है। अच्छा सर, अच्छा ऐसे अगर हमने किसी के साइन करवा लिए कि तू व्यापार नहीं करेगा, और उसने हमारे साइन भी करके दे दिया कि वो व्यापार नहीं करेगा, और उसके बाद उसने व्यापार करना शुरू कर दिया, तो हम उसे रोक नहीं सकते? क्या हम इस एग्रीमेंट का हवाला नहीं दे सकते? क्या इस एग्रीमेंट को हम लागू नहीं करवा सकते? नहीं करवा सकते भाई। किसी को व्यापार करने से रोकना नॉर्मली वॉइड है। सर आप फिर नॉर्मली बोल गए, कुछ एक्सेप्शन होती है। हाँ बेटा, एक्सेप्शन होती है। कभी कभी किसी को व्यापार करने से रोकना वैलिड हो सकता है, बट वो कभी कभी, वो 0.00001%, वो जब डिटेल में चैप्टर करेंगे तब करेंगे। ओके सर, तो नॉर्मली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का अगर क्वेश्चन आए तो हम कहेंगे सर ये वॉइड होता है। किसी से हमने साइन करवा लिए कि तू हमारे ऊपर लीगल केस नहीं कर सकता, फिर भी वो हमारे ऊपर लीगल केस कर सकता है, क्योंकि जो हमने साइन करवाए वो बकवास थे। हम किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक नहीं सकते, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। शादी करना ये उसका पर्सनल लिबर्टी राइट है, लीगल प्रोसीडिंग करना उसका राइट है, और व्यापार करना उसका राइट है। हम उसे रोक नहीं सकते, और अगर हमने उसको रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट पे उसके साइन करवा भी लिए तो भी एग्रीमेंट लागू नहीं हो सकता, बकवास है, और वो रोक उसके ऊपर लगी नहीं। राइट। वेजरिंग, वेजरिंग का मतलब होता है बेटा शर्त लगाना। आहो, अभी देखना इक्का आएगा हुक्म का, 20 लाख रुपए मेरे होंगे अगर हुक्म का इक्का है। सामने वाला कह रहा नहीं आया तो मैं कहा 20 लाख मैं दूंगा, नहीं आया। अब वो कह रहा 20 लाख रुपए दे, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। उसने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट कहेगी मैं थप्पड़ मार दूंगी, बाहर निकल जाओ यहाँ से, ताश के पत्ते खेलते हो और इसको लागू करवाने आए हो यहाँ पर, भागो यहाँ से। तो वेजरिंग एग्रीमेंट भारत में क्या है? वॉइड है, इनको लागू करवाया नहीं जा सकता। तो कुछ एग्रीमेंट भारत में एक्सप्रेसली वॉइड है, उनको लागू नहीं करा सकते। अगर वो सिर्फ वॉइड है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बट वो एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो वॉइड के साथ साथ इलीगल भी है तो वो लागू तो होगा ही नहीं, ऊपर से आपको सजा भी मिलेगी। सर एक और एग्जांपल दो। मॉड्यूल में एक एग्जांपल है डिफेमेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश करना। डिफेमेटरी का मतलब होता है बेटा बदनामी भरी स्टेटमेंट। किसी को बदनाम करने के लिए आपने स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में छपवा दी, फेसबुक पे डाल दी, तो जिसके खिलाफ आपने ये सब किया है वो आप पर केस कर सकता है, ठीक है, और आपको सजा मिलेगी। और अगर आपने ये सब करवाया है किसी व्यक्ति से, तो जिसने किया जिसने करवाया, दोनों को सजा मिलेगी। और दोनों के बीच की डील बकवास थी और गैर कानूनी भी थी। वो डील कैसे हो गई पूरी और कैसे उसको बनाया
ये दोनों ही कोर्ट देखेगी और दोनों ही केस के अंदर डील बनाने वाले को, डील लागू करवाने वाले को, डील कैसे बनी, किन किन लोगों ने लागू किया, सबको पकड़ के कोर्ट जेल में डाल देगी। फाइन तो पक्का लगेगा। तो ये आप फेसबुक पे डाल देते हो ना किसी के खिलाफ भी कुछ भी, सोच समझ के डाला करो, आपके ऊपर केस हो सकता है। ये एक इसेंशियल एलिमेंट्स की लिस्ट थी एज पर सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में होना चाहिए, मेजर साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, फ्री कंसेंट से होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये सारे एलिमेंट अगर मौजूद है तो वो डील सही है। एग्रीमेंट है कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में, फ्री कंसेंट से, कंसिडरेशन है दोनों पार्टीज को कुछ कुछ मिल रहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए डील हुई है और वो डील वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं है बाय लॉ मेकर एक्सप्रेसली, तो उस डील को लागू करवाया जा सकता। आपने एक अच्छी बिजनेस डील साइन की। ये सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से है, लेकिन कुछ और एलिमेंट भी होने चाहिए। हाँ जी बेटा, कुछ और एलिमेंट भी होने चाहिए। कुछ और एलिमेंट में एलिमेंट आ रहा है बेटा सबसे पहले कि एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी अकेले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर आपने खुद से वादा किया कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा और आप नहीं पढ़े और अब आप कोर्ट में केस कर रहे हो खुद के खिलाफ कि माय लॉर्ड मुझे सजा दीजिए, मैंने वादा किया था कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, मैं नहीं उठा, नहीं पढ़ा, अब मुझे सजा दीजिए माय लॉर्ड, तो जज कहेगा बेटा घर चला जा, जा, चला जा, अरे छोड़ के आना इसको, कह रहा है मुझे सजा दो, मेरे को जेल में डाल लो, पकड़ के कह रहा है पुलिस वाला को मुझे जेल में डाल लो। पुलिस कहेगी भाई ऐसे तो जेल में भी कोई नहीं डालेगा, कुछ करके आ ढंग का काम, ऐसे थोड़ी जेल में डालेगा। तो एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी जरूरी है। खुद के खिलाफ केस नहीं कर सकते, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि खुद के खिलाफ केस करना अलाउड नहीं है। ये लीगल प्रोसेस का अपमान है, बकवास कर रहे हो तुम, निकलो यहां से। तो एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी जरूरी है। इसके ऊपर कोई केस लो, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल। सर गुजरात सरकार का रमन लाल के खिलाफ एक केस है, वो देखते हैं। एक्चुअली में ये जो पार्टनरशिप फर्म थी ये डिजोल्व हुई, रमन भाई की जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिजोल्व हुई। जब फर्म डिजोल्व हुई तो पार्टनर्स ने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। तो जो गुजरात सरकार का सेल्स टैक्स ऑफिसर है वो कह रहा है कि ये तो गुड्स की सेल है और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा। तो एक फर्म ने डिसोल्यूशन पे अपनी प्रॉपर्टी को बांट लिया, बांटने के ऊपर जीएसटी लगेगा, सेल टैक्स लगेगा, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ऐसी बात लेकर गुजरात सरकार के राज्य अधिकारी आ गए। रमन लाल ने कहा मैं तो नहीं देता। फर्म के पार्टनर ने मना कर दिया, बोला कि खुद का खुद को अर्पण, क्या लागे तेरा भाई, भी मैंने तो मेरा ही सामान आपस में बांटा है, मैंने अगर अपना सामान, मैंने अपना कोई भी सामान यहां से उठा के वहां रख दिया तो उसके ऊपर टैक्स थोड़ी लगेगा। मैंने अपनी एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिए, टैक्स थोड़ी लगेगा। तो कह रहे हैं जी प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी थी, तो फर्म की थी। पार्टनर कह रहे फर्म एंड द पार्टनर आर वन एंड द सेम थिंग भाई, फर्म एंड द पार्टनर्स आर वन एंड द सेम थिंग। और वो प्रॉपर्टी जो आप कह रहे हो ना फर्म की थी, फर्म कोई सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ी है जो फर्म की थी। फर्म कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है कि फर्म की प्रॉपर्टी थी और पार्टनर्स को दी है फर्म ने। फर्म्स एंड पार्टनर्स आर वन एंड दी सेम थिंग। यानी कि अगर फर्म और पार्टनर एक ही चीज है तो अगर आपने अपने आप को ही कोई चीज दी है तो उसके ऊपर टैक्स थोड़ी लग सकता है। बहुत ही फेमस केस लो है जो कहता है कि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पर अगर पार्टनर्स के बीच में एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो ना ही कोई स्टाम्प ड्यूटी लग सकती है, ना ही कोई सेल टैक्स लग सकता है। ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने किसको दी है ये प्रॉपर्टी, पार्टनर्स को, और फर्म और पार्टनर आर वन एंड दी सेम थिंग। एक पार्टी अकेला कोई डील नहीं कर सकती और टैक्स तो डील पर ही लग सकता है ना, डील हुई नहीं यहां पर कोई। तो 2 पार्टीज का होना आवश्यक है तभी डील होगी।
अगला एसेंशियल एलिमेंट है बेटा कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, तभी कोर्ट उसे लागू करवाएगी। सर क्या मतलब हुआ? मतलब ये है बेटा, ए एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून नाम चलता है इसका, मुकेश अंबानी से भी ऊपर है, और बी उससे बड़ा बिजनेस टाइकून है, ये रतन टाटा से भी ऊपर है 4 कदम। इन दोनों ने डील की। क्या डील की? कि ए विल ब्रिंग मून ऑन अर्थ and B will pay ₹100 crore in advance and ₹10,000 crore afterwards। क्या डील हुई? एक धरती पर चांद ला कर देगा बी को, और बी जो है वो 100 करोड़ तो एडवांस में दे रहा है, बाकी 10,000 करोड़ बाद में देगा। अब बी ने 100 करोड़ दे दिए एडवांस में। अब ए जो है वो चांद नहीं ला पाया धरती पर, बी ने कोर्ट में केस कर दिया, माय लॉर्ड वादा खिलाफी आपके राज्य में, अन्याय आपके राज्य में, ये देखो देखो ए चांद धरती पर नहीं लाया, इसको ऑर्डर दो चांद धरती पर लाए। जज ने कहा जा रे ए चांद धरती पे ला, ले आएगा? हाँ, जज ने कह दिया ए जा चांद धरती पे ला, जज के कहने से क्या फिर ए ले आएगा? क्या डील लागू हो जाएगी? नहीं, इसलिए जज ऐसी बात बोलेगा ही नहीं। जज तो बहुत 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 हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो ऐसी बकवास डील को कभी लागू नहीं करेंगे। तो जो डील है वो पॉसिबल टू परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है सर, एक और एग्जांपल दो। ए ने बी के साथ डील की कि बी जो है वो 100 करोड़ रुपए देगा पहले और 10,000 करोड़ देगा बाद में, अगर ए जादू से वो खजाना ढूंढ दे जो कि पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। ए ने कहा आबरा का डाबरा, पक्की बात, डील डन। 100 करोड़ रुपए लिए ए ने, और अब वो जादू से खजाना ढूंढ के दिया नहीं। अब बी ने कोर्ट में केस कर दिया, किसे कहो जादू से खजाना ढूंढे। अभी डील नहीं लागू हो सकती, ये डील लागू नहीं हो सकती। ए से कोर्ट ये नहीं कह सकती खजाना ढूंढ। हाँ, ये डील जो है ये वॉइड जरूर है, और बी ने जो ए को 100 करोड़ रुपए दिए थे वो उसको वापस मिल जाएंगे, बट ये डील पूरी नहीं हो सकती क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो था वो था पॉसिबल टू परफॉर्म होनी चाहिए डील, तभी वो इनफोर्सिएबल होगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी, अदरवाइज सिर्फ एग्रीमेंट रह जाएगा। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 के अलावा जो अन्य सेक्शंस में है वो है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। डील जो है उसकी टर्म्स सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब है बेटा कि डील्स की टर्म्स और कंडीशन क्लियर होनी चाहिए और तभी कोर्ट से लागू करवा पाएगी। अगर डील की टर्म्स क्लियर नहीं है और दो मतलब निकल रहे हैं और दो में से कोई भी मतलब लिया जा सकता है और दोनों पार्टी अपना अपना मतलब लेके बैठ जाएगी कि ये पूरा कराओ ये पूरा कराओ, जज कहेगा निकल जाओ, ये डील वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि इसका मीनिंग सर्टेन नहीं है, क्लियर नहीं है। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग कंपलसरी है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का एग्जांपल दो सर। ये है हमारा मिस्टर बबलू। बबलू तेल के पीपे रखता है, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, बहुत सारा टाइप का ये ऑयल रखता है। ग्राउंडनट ऑयल, बहुत सारा ऑयल के पीपे रखता है, कैन रखता है। इससे खरीदने आई एक पार्टी सामान चूना चूना, हाँ हाँ आ गया मिस्टर चूना, कहता है कि मुझे 100 लीटर ऑयल चाहिए। बबलू ने कहा डन। कहता है रेट दूंगा 100 रुपये पर लीटर। बबलू ने कहा डन। बट ये डिसाइड नहीं किया कि टाइप ऑफ ऑयल कौन सा होगा। दोनों एग्रीमेंट लिख के और अपने अपने घर चले गए। 1 महीने बाद डील पूरी करनी थी। एग्रीमेंट हो गया कि 100 लीटर ऑफ ऑयल्स की सप्लाई करनी है एट ₹100 पर लीटर, और ये डील साइन होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब जब डील को परफॉर्म करने का दिन आया 1 महीने बाद, तो ये तो लेके खड़ा होगा चमेली का तेल, बोले यही दूंगा, और वो कहता है मुझे चाहिए बादाम का तेल। अब तेल कौन सा है ये तो डिसाइड ही नहीं किया, और इसके पास मल्टी ब्रांड ऑयल है, मल्टीपल टाइप के ऑयल है, और
ऑयल का टाइप प्रिस्क्राइब नहीं है। अब दोनों कोर्ट में पहुंच गए, कहते हैं चमेली का तेल दूंगा सर, बादाम का तेल चाहिए सर। तेल कौन सा लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, जज पढ़ रहा है, लिखा ही नहीं हुआ था कौन से टाइप का। अरे हराम खोरो, ये डील वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, इसका मीनिंग सर्टेन नहीं है, और ना ही इसके मीनिंग को सर्टेन बनाया जा सकता। सर्टेन कैसे बनाया जा सकता था? अगर ये ऑयल का टाइप नहीं लिखते और ये एक ही मात्र ऑयल में डील कर रहा था और उसको भी पता था ये एक ही टाइप के ऑयल में डील करता है, तो ये डील फिर भी चलो नहीं लिखा टाइप ऑफ ऑयल, कोर्ट सर्टेन बनवा देती। अब ये मल्टीपल ऑयल में डील करता है, ऑयल का टाइप लिख नहीं रखा, तो इसको सर्टेन नहीं बनाया जा सकता और ये डील फिर लागू नहीं होगी। तो डील लागू होने के लिए दो पार्टीज कम से कम पॉसिबल टू परफॉर्म होनी चाहिए डील, और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के बिना डील लागू नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा फॉर्मेलिटी। कई डील तभी लागू हो सकती है जब उसमें कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाए। सर फॉर्मेलिटी का मतलब आप चाहते हो कि वो कागजी कार्रवाई। बेटा देखो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट ओरल नहीं हो सकता। सर क्या कह गए? मैं कह रहा हूं बेटा कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल, में भी रिटर्न, और ओरल कॉन्ट्रैक्ट को भी बिल्कुल वैसे ही लागू करा सकते हो जैसे आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को, अगर आप साबित कर दो, आपके पास कोई ऑडियो क्लिप है तो। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिटर्न होंगे तो ही लागू होंगे। अच्छा सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल दो सर। मान लो आपने जमीन खरीदने बेचने का एग्रीमेंट किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना जमीन। हाँ जी सर। तो अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का एग्रीमेंट किया और सेलर ने कहा ले भाई यो घर तेरा हो गया, बायर बोला हाँ भाई यो घर हमारा हो गया। उसके 10 साल बाद सेलर आगे खड़ा हो गया, बोला जी हमारे घर पे कब्जा कर रखा है बायर ने, तो ये कब्जा है। सेलर ने कह दिया ये घर तेरा हो गया, हुआ नहीं, चाहे सेलर रुपए लेके बैठा हो। क्यों? क्योंकि ये डील तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक कि ये रिटर्न में और रजिस्टर्ड ना हो। ऐसा मैं नहीं कहता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि डील तब तक वैलिड नहीं होगी जमीन जायदाद की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जब तक कि वो रिटर्न और रजिस्टर्ड ना हो। और बायर ने पैसे दिए थे 1 करोड़, सेलर ने घर दिया था और कोई रिटर्न या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया, कोई रजिस्ट्री नहीं बनवाई, ठीक है। और 10 साल बाद सेलर आके खड़ा हो गया कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए, और उस टाइम तक वो घर जो 1 करोड़ में बायर ने खरीदा था वो 100 करोड़ का हो चुका है। वहां पे कोई गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, तो बायर को घर खाली करना पड़ेगा। बस बायर को ये है कि उसने जो 1 करोड़ रुपए दिए थे वो ब्याज समेत वापस मिल जाएंगे, और सेलर को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो मिस्टर बायर जब भी जमीन खरीदे रिटर्न और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से खरीदे, अदरवाइज वो डील वैलिड नहीं मानी जाएगी, और डील वैलिड नहीं होगी तो जिसने जिसको जो दिया था वो वापस हो जाएगा। तो आपको आपके 1 करोड़ रुपए ब्याज समेत वापस मिलेंगे, और सेलर को घर मिल जाएगा जो अब 100 करोड़ का हो चुका है। तो इसलिए कुछ डील तभी लागू हो सकती है जब वो रिटर्न और रजिस्टर्ड हो। ऐसे ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना जरूरी है। क्यों सर? ये जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना बेटा, ये बहुत बहुत खेलते हैं पब्लिक के साथ। कोई नाराज मत हो जाना किसी के फादर हो तो। बेटा ऐसा है कि इंश्योरेंस एजेंट सारे तो खराब नहीं होते, बट बहुत सारे खराब होते हैं। ये क्या करते हैं? पब्लिक को मूर्ख बनाकर इंश्योरेंस की टर्म्स को हाइड करके फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच देते हैं। इसलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना कंपलसरी है, अदरवाइज इंश्योरेंस हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर आपने किसी को ओरल डील के तहत पैसे दे दिए इंश्योरेंस के और उसने कहा आपका इंश्योरेंस हो गया, वो इंश्योरेंस नहीं हुआ, इट मस्ट बी रिटर्न, तभी वो वैलिड होगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। ऐसे ही जो विल है जिससे एक फादर या मदर अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, वो रिटर्न और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। माँ ने कह दिया कि बेटा मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करती हूं, नहीं हुई, लिखित में लिख के दे माँ, और कोर्ट में चल, वहां पर कैमरे के सामने बोलना है ये, हाँ जी, तभी ये वैलिड होगी डील, अदरवाइज ये डील वैलिड नहीं होगी। लास्ट एसेंशियल एलिमेंट पे आते हैं हम। मैंने आपको सेक्शन 10 के 6 एसेंशियल एलिमेंट और अन्य सेक्शंस के 4 एसेंशियल एलिमेंट करवा दिए हैं। अन्य सेक्शन के लास्ट एसेंशियल एलिमेंट पे आते हैं। देखिए, पांचवा एसेंशियल एलिमेंट और लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है कि जो इंटेंशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन का मतलब पार्टीज ने डील किस इच्छा से की थी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज मस्ट। अगर पार्टीज के बीच में इंटेंशन है
कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तभी डील वैलिड होगी, तभी डील वैलिड होगी, तभी डील वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सर इंटेंशन का कैसे पता चलेगा कि उनकी बीच में कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी लागू करने की इच्छा थी या नहीं थी? देखो बेटा, डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होते हैं या सोशल एग्रीमेंट जो होते हैं, उसमें कोर्ट मान के चलेगी कि आप मजाक कर रहे थे या कानूनी कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार थे, तो हम कहेंगे सर मजाक चल रहा था। तो ये जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, इनको लागू करवाया नहीं जा सकता। सर एग्जांपल, आपके पिताजी ने कहा मेरा चांद सा बेटा, मेरी नाजों से पाली हुई ये गुड़िया अगर +2 में 99% ले आए तो मर्सिडीज कार ला के दूंगा, वो भी 1.5 करोड़ वाली, और आप ले आए 99%। उसके बाद आपके फादर ने नहीं दी मर्सिडीज कार, ठीक है, एक छोटी सी खिलौना कार ला के दे दी, बोले तेरे लिए किया है, मेरे लिए थोड़ी किया है, चल भाग यहां से। आपने अपने पिता पर केस कर दिया और वो ऑडियो भी सुनाई जज को कि देखो कैसे इन्होंने मुझे कहा कि मर्सिडीज कार ला के दूंगा 1.5 करोड़ वाली, और अब ला के नहीं दे रहे। और कोर्ट में आपने वो ऑडियो क्लिप शो कर दी जिसमें आपके फादर ये सब कह रहे थे, तब भी कोर्ट कुछ नहीं कहेगी, आपके पापा को कहेगी तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये वॉइड है। इसमें आपके पापा और आप किसी कानूनी रिश्ते में बंधना चाहते हैं, ये साबित नहीं होता। ये तो घर में मजाक चलते ही रहते। मैं सुमन मैम को कई बार कह देता हूं ताजमहल बनवा के दूंगा, सारी प्रॉपर्टी तेरी तो है, फिर हो थोड़ी गई। चलिए जी, तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होते हैं ये नॉर्मली वॉइड होते हैं, इनको लागू करवाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इनमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती। एक केस है, मिसिज बाल्फर ने मिस्टर बाल्फर के खिलाफ केस किया। मिसिज बाल्फर ने मिस्टर बाल्फर के खिलाफ केस किया। एक्चुअली में मिसिज बाल्फर और मिस्टर बाल्फर इंग्लैंड गए थे घूमने के लिए, जहां पर मिसिज बाल्फर की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे वहीं रुकना पड़ा। मिस्टर बाल्फर इंडिया वापस आ गए, या फिर ये एक्चुअली में केस तो है श्रीलंका का, श्रीलंका वापस आ गए मिस्टर बाल्फर, साइलोन बोलते थे उस टाइम उसको, श्रीलंका को। तो अब मिसिज बाल्फर जो है वो इंग्लैंड में ही रह गई और मिस्टर बाल्फर श्रीलंका वापस आ गए। और मिस्टर बाल्फर ये वादा करके आए कि जब तक तेरा इलाज चल रहा है तब तक मैं वहां पर तुझे इलाज के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें, पैसे भेजता रहूंगा, तू बस वहां पर अपना इलाज करा ले, मुझे काम के सिलसिले में श्रीलंका वापस जाना पड़ेगा। एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इलाज के पैसे तो मिस्टर बाल्फर भेजता रहा, लेकिन ऊपर के पैसे जो मजे करने वाले थे वो भेजने बंद कर दिए। मिसिज बाल्फर ने केस कर दिया, बोले माय लॉर्ड झूठ, पति झूठा, और क्या इस देश में झूठा होगा। जज ने कहा बेटा पति पत्नी में मजाक चलते रहे हैं, ठीक है, और ये डील लागू नहीं हो सकती, और आप अपने पति पर केस करके कुछ हासिल नहीं कर सकती, या तो डाइवोर्स ले ले इससे, फिर ले लेना जो लेना है। जब तक ये आपका पति है आप इससे कुछ नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ऐसे ही मेरे फ्रेंड ने कहा कि आज खाने पे आ रहे हो ना, मैंने कहा बिल्कुल आ रहे हैं, उसने खाना बना लिया, हम नहीं गए, उसने कोर्ट में केस कर दिया, कहते जी ये खाना बर्बाद हो गया, इसके पैसे दिलवाओ। कोर्ट कहेगी शर्म आती है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, इसको लागू करवाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल ऑब्लिगेशन में बंधने की इच्छा नहीं होती। दोस्त की शादी में जाना था, नहीं जा पाए, घोड़ी के आगे कोई नाचने वाला था नहीं, ठीक है, कोर्ट में केस कर दिया उसने कि मेरी तो बेइज्जती करा दी इन्होंने। एग्रीमेंट हमने किया, हमने कहा, हम कहा आएंगे, नहीं आए, तो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई ऐसी लीगल पचड़े में पड़ने की हमारी इच्छा नहीं थी। हमने कहा था आएंगे, बारात में नाचेंगे, सबसे आगे हम ही होंगे, नहीं आए, नहीं आए, ठीक है, ये सोशल एग्रीमेंट था, इसे लागू करवाया नहीं जा सकता। बट अगर कोई बिजनेस डील होती तो कोर्ट वहां पर क्या मान के चलती? मजाक में की है? नहीं। अगर बिजनेस डील के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस होते तो कोर्ट ये मान के चलते कि दोनों पार्टी सीरियस थी, दोनों लीगल ऑब्लिगेशन में बनना चाहती थी और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो इसलिए किस एग्रीमेंट को लागू करवाना आसान है? बिजनेस एग्रीमेंट को। किसको लागू करना बड़ा मुश्किल है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट को। इसको तभी लागू करवा सकते हो जब आप प्रूव करो कि ये मजाक नहीं था, ये सीरियसली सीरियस था, और ये तभी साबित हो पाएगा जब आप इस डोमेस्टिक एग्रीमेंट को रिटर्न में करो और रजिस्ट्रार के सामने करो कोर्ट में जाकर कि ये डील हो रही है, ठीक है, ये हम है, ये हमारे पिताजी हैं और ये 1.5 करोड़ देने का वादा कर रहे हैं 99% आने पर, और रजिस्टर आपके सामने बातें हो रही है। अगर ये सारी चीजें हो, रिटर्न में एग्रीमेंट हो, रजिस्टर्ड हो, फिर फादर साहब लायबल हो जाएंगे। नॉर्मली वो लायबल नहीं होंगे। नॉर्मली डोमेस्टिक एग्रीमेंट वॉइड होता है, नॉर्मली उनमें लीगल इंटेंशन
नहीं होती, इसलिए वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, उनको लागू करवाया नहीं जा सकता, वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन बिजनेस एग्रीमेंट अगर है और कुछ साबित नहीं हो पाया कि इंटेंशन थी कानूनी रिश्ते में बनने की या नहीं बनने की, तो मानना जाएगा थी। और अगर आपने कहीं पर भी किसी दुकान से कोई सामान खरीदने का एग्रीमेंट किया है और आप नहीं खरीदते, तो आपको सामने वाले को डैमेज देनी पड़ेगी। और सामने वाला अगर आपको सामान की सप्लाई कर देता है, आप पैसे नहीं देते, तो भी डैमेज देनी पड़ेगी। सामने वाला आपको सामान नहीं देता पैसे देने के बाद, तो भी उसको डैमेज देनी पड़ेगी। तो ये था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट लेक्चर कि कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, दो पार्टीज के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस बने, और फिर उसको लागू करने के लिए और बहुत सारे एलिमेंट जरूरी है। कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, प्लस दो पार्टीज कम से कम जरूरी है, प्लस पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। कुछ एग्रीमेंट फॉर्मल जरूरी है तो वो फॉर्मेलिटी से ही होंगे लागू, और कुछ एग्रीमेंट जो होते हैं उसके अंदर लीगल इंटेंशन जरूरी होती है। लीगल इंटेंशन किस एग्रीमेंट में जरूरी होती है साबित करना? डोमेस्टिक एग्रीमेंट में। बिजनेस में साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक साबित हो जाती है। तो ये है कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर करवाया तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाना तुम्हें आना चाहिए। आप एक सीए या सीएस का कोर्स करने जा रहे हो, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता, आप शून्य हो। और आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बड़ी बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती जा रही? क्योंकि लोग दगाबाज होते जा रहे हैं। पहले जुबान की वैल्यू होती थी, जो कह दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बट वचन ना जाए। अब तो सफेद झूठ बोलते हैं। धोखा इतना ज्यादा हो चुका है सोसाइटी में कि आज कोई भी डील करे रिटर्न में बेहतर है, और उसके अंदर पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए, तो हम ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं। हम ही बिजनेस वर्ल्ड के लॉयर हैं। इसलिए अगर आप सीए सीएस कर रहे हैं तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार जरूर देखिएगा इसे। थैंक यू।